गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि संस्कृति शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार संस्कृत का संधि विच्छेद है और क्या उसका प्राकृतिक प्रत्यय है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत का संधि विच्छेद। संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना है? सम उपसर्ग, क्री धातु और कृत प्रत्यय, इससे मिलकर बना है संस्कृत। ये क्या है? ये हमारी लौकिक संस्कृत में आता है, यानी कि वर्तमान संस्कृत में। और दूसरा है सम उपसर्ग और क्री धातु की मूल धातु क्या होती है? डुक्रिय। डुक्रिय जो है वो क्री धातु की मूल धातु है और इसमें प्रत्यय कृत ही रहता है। ये क्या है? ये हमारी वैदिक संज्ञा में आते हैं। तो सम उपसर्ग, क्री धातु और कृत प्रत्यय ये हमारी वर्तमान संस्कृत में है। और सम उपसर्ग और क्री धातु की मूल धातु जो होती है वो होती है डुक्रिय और कृत प्रत्यय, ये हमारे वैदिक संज्ञा में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कृत प्रत्यय के का की इत संज्ञा करेंगे। तो इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? लशक्व तद्धिते। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी भी धातु और प्रत्यय का उपधा वर्ण, यानी कि जो पहला वर्ण है, आदि वर्ण है, यदि वो ला वर्ण है, शा वर्ण है या का वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा किससे होती है? लशक्व तद्धिते सूत्र से। तो यहाँ पर का की इत संज्ञा किससे होगी? लशक्व तद्धिते सूत्र से। तो अब हमारे पास क्या शेष बचता है? सम उपसर्ग, डुक्रिय धातु और कृत क्या बचेगा हमारे पास शेष? त। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डुक्री के यहाँ की इत संज्ञा करनी है। तो इसकी इत संज्ञा किससे होगी? अंतिम वर्ण यहाँ जो है वो हल वर्ण है, यानी कि व्यंजन है। तो इसकी इत संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। किससे होगी? हलंत्यम से। तो हलंत्यम से क्या तात्पर्य है? यह सूत्र कहता है यदि किसी भी धातु के अंत में, यानी किसी भी धातु का अंतिम वर्ण यदि हल हो अर्थात व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम सूत्र से होती है। तो यहाँ की इत संज्ञा होने के पश्चात हमारे पास शेष बचता है सम उपसर्ग और डुक्री और त। अब हमें यहाँ पर डू की इत संज्ञा करनी है। तो डू की इत संज्ञा किससे होती है? डुक्री के डू की इत संज्ञा करने के लिए सूत्र आता है आदि टुडवा। ये सूत्र क्या कहता है? यदि किसी भी धातु का उपधा वर्ण, यानी कि आदि वर्ण जो उसका पहला वर्ण है, यदि वो इया है, टू है और डू है तो उसकी इत संज्ञा होती है आदि टुडवा शब्द से, यानी डू की इत संज्ञा होगी आदि टुडवा वर्ड से, सूत्र से। तो अब हमारे पास शेष बचता है सम, अब डुक्री का डू की इत संज्ञा होगी तो अब हमारे पास शेष बचेगा क्री और त। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सूत्र लगेगा मोनुस्वारः। कौन सा लगेगा? मोनुस्वारः। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी भी माँ वर्ण के पश्चात व्यंजन वर्ण है तो वहां पर माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी यहाँ माँ के पश्चात व्यंजन है तो यहाँ माँ को अनुस्वार बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माँ का अनुस्वार जब हो जाएगा तो यहाँ पे होगा स और ये माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो हमारे पास बचा स
क्री और त। अब हमें यहाँ पर स की जरूरत है, तो इसके लिए सूत्र लगेगा समसुटी। सूत्र लगेगा समसुटी। समसुटी सूत्र क्या कहता है? यदि किसी भी धातु और उपसर्ग के बीच में सुट का आगम करता है समसुटी। क्या करता है? किसी भी धातु और उपसर्ग के बीच में सुट का आगम करता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सम और ये क्या करता है? धातु और उपसर्ग के बीच में सुट का आगम करना है। तो उपसर्ग के पश्चात सुट और इसके बाद धातु जो हमारी बची थी क्री और त। अब सुट का आगम हुआ है, इसके बाद हमें टा की ईद संज्ञा करनी है। तो टा अंतिम वर्ड है और हल वर्ड है, तो इसकी ईद संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। हलंत्यम। अब टा की ईद संज्ञा हो गई। अब इसके पश्चात हमारे पास शेष बचा सम सु क्री और त। तो अब हम यहाँ पे सु की ईद संज्ञा करनी है, तो सूत्र लगेगा उपदेशे अजनुनासिक इत। कौन सा सूत्र लगेगा? उपदेशे अजनुनासिक इत। ये क्या कहता है कि वर्ड उपदेश अवस्था में हो, अच हो और अनुनासिक हो। तो यहाँ हमें सु की ईद संज्ञा नहीं करनी है, बल्कि सु के उ की ईद संज्ञा करनी है। उ क्या है? उपदेश अवस्था में है, अच है, अच अर्थात स्वर है और अनुनासिक है। तो सु के उ की ईद संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अजनुनासिक इत से। तो उ की ईद संज्ञा के होने के पश्चात अब हमारे पास शेष बचता है सम प्लस उ की ईद संज्ञा होने के पश्चात हमारे पास क्या शेष बचता है? व्यंजन स प्लस क्री प्लस त। तो अब ये हमारा क्या बन गया? वर्ड संस्कृत। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार हुई है और उसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार हुई है और इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।